कल पाकिस्तान ने 2 बार भारत पर आरोप लगाया कि भारत उसे इंटरनेशनल फोरम्स पर ब्लॉक करा रहा है। एक आरोप लेट इन द नाइट आया फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। उन्होंने एक ट्वीट किया कि इंडिया ने ट्विटर पे उनकी एम्बेसीज, उनकी कुछ एम्बेसीज के 3 एम्बेसीज 4 एम्बेसीज का उन्होंने नाम लिया, ईरान, टर्की, इजिप्ट, यूएन। ये ट्वीट आया कि इन इजिप्ट में, ईरान में, टर्की में और यूएन में जो उनकी एम्बेसीज है उनका ट्विटर अकाउंट इंडिया ने ब्लॉक करवाया है। इनफैक्ट ट्विटर है, इंटरनेशनल कंपनी है, क्या वो इंडिया के इशारों पे काम करती है पता नहीं। और अगर इंडिया ने करवाया भी है तो पूरी वर्ल्ड में जितनी एम्बेसीज है सबका क्यों नहीं कराया गया, सिर्फ ये 4 का ही क्यों कराया गया, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन दूसरे इनके आरोप पर आता हूं मैं। पाकिस्तान ने बोला कि ब्रिक्स में एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया। 24 तारीख को, ये जो अभी 24 तारीख गई, इस दिन एक समिट होना था। समिट जो है ब्रिक्स का था। उसमें ब्रिक्स के समिट में दूसरे कंट्रीज को भी बुलाया गया था। दूसरे कंट्रीज में पाकिस्तान भी था, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है कि इंडिया ने ब्लॉक कराया उसका नाम। हालांकि पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया, उसने बोला कि ब्रिक्स के एक मेंबर ने ब्लॉक कराया। अब ब्रिक्स का एक मेंबर कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें से कौन ब्लॉक कराएगा? चाइना तो खुद बुला ही रहा था, चाइना के पास ही समिट थी ये, तो चाइना तो बुला ही रहा था, तो चाइना क्यों ब्लॉक कराएगा? साउथ अफ्रीका की कोई दुश्मनी नहीं, रशिया की कोई दुश्मनी नहीं, ब्राजील की कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी एक तो इंडिया से। तो सीधे सीधे इशारा किया, नाम भले ही ना लिया, लेकिन एक बात सोचने वाली कि आपका ब्रिक्स में काम क्या? बहुत सारे कंट्रीज को बुलाया गया था, अल्जीरिया को बुलाया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, इजिप्ट, इथियोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान। ये 13 जो कंट्रीज बुलाए गए थे, इन 13 कंट्रीज में से पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा था जिसकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। ईरान की भी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद भी फैलाता है और वो आतंकवाद की वजह से इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है। बाकी की इकोनॉमी की सिचुएशन दूसरी वजहों से खराब होगी। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ईरान ब्लैक में है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया आरोप नहीं लगाता। और चाइना बुलाना चाह रहा था पाकिस्तान को, तो चाइना को बहुत क्लियरली समझा दिया इंडिया ने कि भाई तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे। ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं, ब्राजील है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है, ये 3, रशिया की तो इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है, वो तो अपने कर्जे नहीं दे पा रहा। अब ये हालत होगी, उन्होंने बोल भी दिया हम कर्जे नहीं दे पाएंगे। तो बाकी साउथ अफ्रीका और ब्राजील कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, 2 ही बड़ी इकोनॉमी है। अगर उसमें भी इंडिया नहीं पसंद करता तो कैसे कोई आ जाएगा? और ब्रिक्स में सारे कंट्रीज राइट्स रखते हैं, इंडिया भी रखता है, तो इंडिया ने इस वजह से ब्लॉक करा। ब्लॉक करने का रीजन देखिए, ब्रिक्स जो है वो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती जा रही है, मतलब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती जा रही है जिसका रेलेवेंस खत्म हो रहा है। क्यों रेलेवेंस खत्म हो रहा है? चाइना और इंडिया की बन नहीं रही है। चाइना और इंडिया बीच में बॉर्डर पे हमारी तनातनी हुई, हमारे सैनिक भी, दोनों कंट्रीज के सैनिक भी मारे गए। साथ में इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे को कर्टेल करने में लगे हैं। जब तुम टसल में आओगे तो ये ऐसे चीजें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या समिट्स हैं, ये कैसे कामयाब हो जाएंगी? हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बात, एक दूसरे के खिलाफ मिलिटराइज कर रहे हैं। तो ऐसे में हम दोनों की तो नहीं बननी थी। रशिया घुस गया, इससे पहले भी रशिया तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था वहां पे, लेकिन फिर भी रशिया घुस गया यूक्रेन वॉर में, जहां उसकी इकोनॉमी टूट गई। साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये 2 कंट्रीज कहां तक खींच सकते थे? इसलिए ये डिफंक्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, अपने कब्जे में लाने के लिए चाइना इन कंट्रीज को और ऐड करना चाह रहा था कि ब्रिक्स में नए कंट्री है, ये 13 कंट्रीज, अभी इनको एज जैसे बोलते हैं विजिटिंग मेंबर बुलाएगा, गेस्ट बुलाएगा, बाद में इनको परमानेंट करेगा। इनको बुलाना चाह रहा था, लेकिन बुलाने से इंडिया ये नहीं चाहता था कि इस ब्रिक्स में पाकिस्तान ऐड हो, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रबल है। पाकिस्तान जहां पहुंचता है वो एक तो कटोरा लेके मांगना शुरू कर देता है। ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक से भी कटोरा लेके मांगने शुरू कर देगा, तो फिर क्या होगा? दूसरी चीज, ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसकी रेलेवेंस अभी बहुत कम दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर कर रहा है हर जगह।
चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो U2I2 हो, वो चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करें, फिलीपींस को हम मिसाइल्स दें, वियतनाम को हम मिसाइल्स दें, वियतनाम को हम फास्ट अटैक बोट दें, मलेशिया को हम अपना तेजस बेचें, साथ में चाइना के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हों जहां पर हम बात कर रहे हो ट्रेड की, जहां पर हम बात कर रहे हो रीजनल सिक्योरिटी की, तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं। और शायद इसीलिए इंडिया ने इस ब्रिक्स को चलने दिया। इंडिया बार बार जा रहा है उसमें, ब्रिक्स के समिट में ज्वाइन करता है, लेकिन ब्रिक्स से बेहतर इंडिया को G7 दिख रहा है, जहां पे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वहां पे G20 दिख रहा है, जिसको यहां बुलाया जा रहा है। हम वेस्टर्न ब्लॉक के ज्यादा करीबी हैं, क्योंकि ये ब्रिक्स हो, रशिया हो, चाइना हो, इन पर कोई कंट्री भरोसा कभी कर नहीं पाया है, और इन कंट्रीज ने किसी का भला भी नहीं किया है। कोई कंट्री डेवलप नहीं कर पाया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा एक आर्टिकल लिखा था अभी कुछ टाइम पहले हिंदू में, जिसमें उन्होंने बोला था कि रशिया और चाइना के ब्लॉक में जाने का मतलब हम सुसाइड करेंगे। उस ब्लॉक में जा करके कोई भी कंट्री पनप नहीं पाया, जबकि वेस्टर्न ब्लॉक यानी कि यूरोपियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक में जाकर के कोई भी कंट्री गया है वो पनप पाया है और उसकी इकोनॉमी बेटर हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की विचारधारा यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिलती दिख रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर G7 में थे, G20 कर रहे हैं, अमेरिका से बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, I2U2 में हम हैं, क्वाड में हम हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारी की सारी चीज़ें ये बताते हैं कि हम वेस्टर्न ब्लॉक में हैं, और वेस्टर्न ब्लॉक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। अब तीसरी बात, ब्रिक्स जो है इतना इररेलेवेंट हो चुका है कि ब्रिक्स की खबरें भी नहीं आ रही। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो भी हो सकता है बाकी कंट्रीज के लिए रेलेवेंट हो, लेकिन हमारी उसमें कहीं बहुत ज्यादा हम जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत ज्यादा हमें दिख नहीं रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां चाइना बैठा है, चाहे कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन जहां चाइना बैठा है, वो सारी की सारी इररेलेवेंट होती दिख रही हैं। और अब आगे की फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, या फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस या फ्यूचरिस्टिक अलायंसेस जो हैं, जिनसे हमें हमारा कंट्री का या किसी और कंट्री का फ्यूचर निकलने वाला है, उन अलायंसेस पर हमारा फोकस ज्यादा है। आसियान एक टाइम पे टाइगर इकोनॉमीज होती थी, लेकिन आज उस आसियान के क्या हाल है? आसियान की सारी इकोनॉमीज डूब चुकी हैं, लगभग डूबी नहीं हो तो ठीक है, वो हालत नहीं है जो इनको टाइगर इकोनॉमीज बोलते थे। आज वर्ल्ड की जो शक्ल है, वर्ल्ड की जो पावर कन्फिग्रेशन है, वही चेंज हो चुकी है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा है। जब आसियान शुरू हुआ था उस समय इंडिया कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं था। तो ऐसे में इंडिया अपनी रीजनल पावर या अपनी इंटरनेशनल पावर दिखाए, और दिखा भी रहा है, तो ही बेहतर है। और अपनी इस इंटरनेशनल पावर के थ्रू, चाहे वो ब्रिक्स हो या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें ये जरूर बता दे कि आप अकेले नहीं हैं, न चाइना अकेला है, न रशिया अकेला है। इंडिया इज अ पावर। हमारी नहीं सुनोगे तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।